ज्योग्राफी से संबंधित आज कोशिश करते हैं पॉलिटी से संबंधित डेमो देखने का प्रयास करते हैं कि पॉलिटी में यहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है। बात समझे? वैसे सभी तो नए छात्र हैं, संविधान कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, कुछ लोग थोड़ा बहुत जानकारी होगा संविधान के बारे में, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो उसमें टोटल 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22, ठीक है। और अगर गणना के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भाग हो जाता है 25। कितने हो जाते हैं? 25, लेकिन है एक्चुअल में कितना? 22 भाग ही है। कितना भाग है? 22 भाग ही है। बात समझे ना? वो 22 भाग आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे संविधान के भाग जो वहां पर लिखा हुआ है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है भारतीय नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक, भाग 3 में है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसके बाद है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसी तरह से भाग 4 को, 4 के बाद 4 को आ गया है, देख रहे हैं? बैठिए बैठिए। 4 के बाद क्या आ गया है? 4 को। आप लोग 9:10 तक में इन कर जाइए, है ना? लेटेस्ट 4 को, उसमें आपका मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए। इन सब का डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर 22 भाग को, संविधान के 22 भाग को अच्छा से पढ़ लिया जाए तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपका सवाल नहीं छूटने वाला है। बस समझ में? बहुत ही छोटा पार्ट है और लगभग 25 से 30 दिन में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई बच्चा बीपीएससी में बैठता है ना तो उसमें लगभग 15 से 20 सवाल आपका संविधान से पूछा जाता है। अगर 1 महीने की क्लास में ये कंप्लीट कर लिया जाए संविधान को, पॉलिटी को, तो 15 से 20 सवाल आपका समझिए रखा हुआ है, आपका गलती होगा ही नहीं। इस तरीके से, इस ढंग से आपको पढ़ा देंगे, आपको बिना रटे ही सारा आंसर पता होगा। और जैसे ही चैप्टर समाप्त होती है उसके तुरंत बाद हम टेस्ट ले लेते हैं। बात समझ में आया ना? चैप्टर खत्म होगा टेस्ट ले लेंगे, चैप्टर खत्म होगा टेस्ट ले लेंगे। बात समझ में आया? इस तरह से हमारे यहाँ पढ़ाई चलती है। इसी तरह से आपका टोटल 22 भाग तक पहुंचते हैं हम लोग। भाग 1 में लिखा हुआ संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जब संघ की बात करते हैं तो भारत भी क्या है? राज्यों का संघ है। अब ये वाला भारत हम ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, लेकिन पॉलिटी में भी इसके राज्यों का काम आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? कल हम लोग भारत का चर्चा कर रहे थे, भारत में किधर कौन से राज्य हैं, आसपास पड़ोसी में कौन है, इस बात का हम लोग चर्चा किए थे। बात समझे? लेकिन ये आपका पॉलिटी में भी काम आएगा कि सभी राज्यों की बात कर रहे थे, सभी राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, किसका बॉर्डर किस किस से सटा हुआ है, इस बात का पता होना चाहिए। मतलब कि उसमें लिखा हुआ आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और इस संघ का नाम भारत है। क्या नाम है? भारत। और अंग्रेजी में इंडिया। तो कुछ दिन पहले जब G20 का सम्मेलन अपने देश में हो रहा था, G20 का सम्मेलन, G20 हो रहा था, याद करिए, दिल्ली में एक सम्मेलन हो रहा था, हाँ G20 था। तो G20 के समय में सबको इनविटेशन कार्ड में लिखा गया था भारत, और मीडिया वाला खूब चिल्ला रहा था अब इंडिया का नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारत कर दिया गया। जरा कहिए उनको संविधान पढ़े। संविधान में आपका दोनों नाम लिखा हुआ है। जैसे आपका कभी कभी 2 नाम हो सकता है, घर में कुछ अलग नाम से बोलता है और स्कूल में कुछ अलग नाम से बोला जाता है। उसी तरह से जब भारत का संविधान आप पढ़ेंगे तो इसमें आपका भारत भी नाम है और इंडिया भी नाम है। ये दोनों ऑफिशियल नाम है। इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भारत सरकार, भारत, आइए बैठिए, 9 बजे तक आ जाए करिए, ठीक है। ये आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये है आपका भारत सरकार। यही 2 बात ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे आप भारत के कितने नाम जानते हैं? कौन कौन से? भारत, इंडिया, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप, ठीक है। कितने नाम हो गए? 5। अब जो बच्चा इस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है तो आंसर क्या मारेगा? अगर प्रश्न पूछ दे भारत के कितने नाम है, भारत के कितने नाम है, बताइए जरा। आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 5। आंसर बताइए। आंसर 2 ही होगा, क्योंकि संविधान में आप 2 ही पढ़ेंगे, भारत और इंडिया। ये सब तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। जब संविधान पढ़ लेंगे तो आंसर क्या होगा?
2। जो संविधान नहीं पढ़ेगा तो या तो 4 मारेगा या तो 5 मारेगा। सही बात है कि नहीं? इसीलिए संविधान पढ़ना जरूरी है। और संविधान का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, संविधान का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वह आपका भाग 5। वह कौन सा है? भाग 5। भाग 5 इसमें लिखा हुआ है संघ, मतलब केंद्र। इसमें क्या लिखा हुआ है? संघ, सेंट्रल गवर्नमेंट की शासन व्यवस्था यहां पर पूरा पूरा इसका उल्लेख है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका संसद। संसद का नाम जानते हैं, सुने हैं। अभी भारत में नया संसद भवन भी बना हुआ है, बना है कि नहीं? त्रिभुजा आकार का। कहां पर? दिल्ली में, है ना? संसद कहां है? दिल्ली में। तो संसद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर संविधान का कौन सा है? संसद। अगर संसद चैप्टर को केवल बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो लगभग 70 to 80% सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा संविधान का। संविधान का कुछ भी पूछे 70 से 80% सवाल आपका संसद पार्ट से ही जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है? संसद कैसे? बोलने को तो बोल देते हैं संसद, लेकिन बहुत बच्चों को यह पता नहीं होगा संसद का मतलब क्या होता है, संसद के कितने पार्ट हैं। ठीक है? तो मैं बता देता हूं आपको, संसद के 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। सबसे पहला होता है आपका राष्ट्रपति। ये किसका अंग है? संसद का अंग है। उसके बाद होता है आपका राज्यसभा, उसके बाद होता है लोकसभा। बात समझ में आया? संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब सवाल क्या पूछ दिया जाता है, निम्नलिखित में कौन संसद का अंग नहीं है? ये तीनों ऑप्शन के साथ प्रधानमंत्री भी देगा। बताइए, तब आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री संसद का अंग है? नहीं है। प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं है। तो क्या है? संसद का सदस्य होता है। वो क्या होता है? संसद का सदस्य होता है। मतलब कि अभी प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव जीत के आया है या फिर राज्यसभा चुनाव जीत करके? लोकसभा। लोकसभा के व्यक्ति को कहते हैं एमपी। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये राज्यसभा है। राज्यसभा के भी सदस्यों को कहते हैं एमपी। यह भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है। बात समझ में आया? और ये तो राष्ट्रपति है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है? तो ये जो राज्यसभा है या लोकसभा है, इन्हीं दोनों में से किसी एक को भी चुना जा सकता है। जिससे इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो राज्यसभा से चुने गए थे। राज्यसभा से चुन करके बना था क्या? प्रधानमंत्री। बात समझ में आया? अभी कहां से है? लोकसभा से चुना गया है। इसका मतलब प्रधानमंत्री या तो राज्यसभा से भी चुना जा सकता है या फिर लोकसभा से भी चुना जा सकता है। तो ये क्या बन गया? प्रधानमंत्री। नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या है? प्रधान है। क्या है? प्रधान। किसका? मंत्री का। इसका मतलब जितने भी मंत्री होंगे इधर, लगभग 100 150 जितना भी मंत्री होगा, ठीक है, सभी मंत्रियों का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। जैसे आपका कपड़ा मंत्री होगा, रेल मंत्री होगा, शिक्षा मंत्री होगा, रोड मंत्री होगा, समझ आया ना? वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, इन जितना भी मंत्री है नीचे में सबका प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। बात समझ आया? तो प्रधानमंत्री कहां से चुना जाता है? राज्यसभा या लोकसभा, किसी से भी चुना जा सकता है। अब जरा बताइए, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में वोट कौन डालता है? कौन चुनता है प्रधानमंत्री को? राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति इलेक्शन होता है ना, क्या जनता वोट डालती है? नहीं डालती है। इसका मतलब जिसको जनता वोट न डाले उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब अप्रत्यक्ष। कौन सा चुनाव? अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब इनडायरेक्ट चुनाव। ठीक है? और जिसको जनता डायरेक्ट चुनती है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। तो एमपी को हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, यहाँ लोकसभा वाले एमपी को। यहाँ पूर्णिया का एमपी कौन है? पप्पू यादव जी हैं।
ठीक है, तो लोकसभा में वो जाकर के बैठेंगे कहां पे? दिल्ली में, संसद भवन में। संसद भवन कहां है? दिल्ली में है ना। संसद भवन कहां है? दिल्ली में। तो ये लोग कहां जाके बैठेगा? दिल्ली में बैठेगा। तो राज्यसभा वाला भी जाकर के वहीं बैठेगा। राज्यसभा वाले के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोग को अभी नहीं होगा, तो ये धीरे धीरे आएगा। बात समझ में आया? तो लोकसभा के जितने भी एमपी होते हैं कहां जाके बैठते हैं? दिल्ली में। इन सब का क्या काम है? देश के लिए कानून बनाना। क्या काम है? देश के लिए कानून बनाना। बात समझ में आया? धीरे धीरे सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लोकसभा से भी मंत्री चुना जाता है और राज्यसभा से भी मंत्री चुना जाता है। ये जो मंत्री आता है ना, प्रधानमंत्री भी यहां से चुन सकते हैं, यहां से भी चुन सकते हैं। जितने मंत्री सब आते हैं ये भी यहां से चुना जाता है और ये भी यहां से चुना जाता है, लेकिन सब में टर्म एंड कंडीशंस हैं। उसके बारे में जब डिटेल जानकारी हम लोग जानेंगे तब जाकर के पता चलेगा। ठीक है, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ये होता है आपका डायरेक्ट चुनाव। और ये वाला राज्यसभा कैसा होता है? ये इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें जनता वोट नहीं डालती है। आप पूर्णिया के सांसद का नाम जान रहे हैं? क्या नाम है? पप्पू यादव। ठीक है, बताइए राज्यसभा का सांसद कौन है? पता है किसी को? किसी को नहीं पता। काहे? क्योंकि वो कभी जनता के पास आता ही नहीं है कि हमको वोट दे दीजिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हमको वोट चाहिए आपका। कभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जनता उसको वोट डालती ही नहीं है। जनता किसको वोट डालती है? लोकसभा के सांसद को, लोकसभा के सदस्य को जनता वोट डालती है। इसीलिए ये कनेक्टर आता है सभी जनता से। सब जनता इसको पहचानता है। कौन नहीं पहचानता? पूरा देश का लोग इसको जानता है। लेकिन राज्यसभा वाले का पांचों टोकन नाम पूछेंगे, बता पाइएगा? नहीं, पता ही नहीं है वो कहां से आता है। ठीक है, एक्चुअल में इसको जो वोट देने वाला लोग है वो है एमएलए। कौन है? एमएलए। अब एमएलए कौन है पूर्णिया का? विजय खेमका। ठीक है, तो उसको वोट कौन डालेगा? एमएलए डालेगा। तो जनता कैसे पहचानेगा उसको? पहचान पाएगा क्या? नहीं पहचान पाएगा। इसका मतलब बिहार में जितना एमएलए है सबको एक एक बोरा टका दे देगा, राज्यसभा में चला जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? वहां जाने का क्या प्रोसेस है? क्या है? पैसा देना या फिर एमएलए से वोट लेना? दे देगा। पहचानता है सब एमएलए आपका पूरा बिहार का? नहीं पहचानता है। इसका मतलब वहां पर चुनाव जीतने के लिए काफी ज्यादा क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, है ना। जितना भी पैसा वाले मेंबर हैं, ठीक है, सबके सब कहां जाएंगे? राज्यसभा का चुनाव जीत जाता है। बात समझ में आया? किंग फिशर का जो मालिक था कौन था? विजय माल्या। वह भी राज्यसभा का सदस्य था। बात समझ में आया? मतलब कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, पैसा वाले लोग होते हैं, वो कहां के सदस्य बनते हैं? वो जनता के पास भीख मांगने नहीं जाता है, नमस्कार, हमको चाहिए आपका वोट इस बार, एक बार और मौका दे दीजिए। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये लोग को इसीलिए आप ज्यादा जानते नहीं है। और सबसे ज्यादा किसको जानते हैं? लोकसभा के सभी एमपी को आप जानते हैं। अररिया के एमपी को भी जान रहे होंगे, यहाँ का भी जान रहे होंगे, और भी जहां पर जो अच्छा काम करता है उसके बारे में जानते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और राज्यसभा का इलेक्शन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट कहते हैं। और राष्ट्रपति का भी चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति को भी जनता वोट नहीं डालती। इसका भी इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझ में आया? जिसको जनता वोट डाले उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव। जिसको जनता नहीं चुन पाती है, कोई और चुनता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगर वोट डालता है उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव। क्लियर हुआ? संसद एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर खिसकते हैं, फिर इसके बाद और भी बात संसद के बारे में बताते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? देखिए एक बार में सीख गए ना। संसद के कितने अंग होते हैं? पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। बस समझ में आया क्या? राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा चाहिए 35 साल। कितना चाहिए? 35 साल। राज्यसभा बनने के लिए 30 साल। लोकसभा बनने के लिए 25 साल। कितना? 25 साल। समझ में आया? लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं आप, तो आपको कितना साल उम्र सीमा हो जाना चाहिए?
25 साल हो जाना चाहिए। बात समझा? कितना हो जाना चाहिए? 25 साल हो जाना चाहिए। 25, देखिए रीजनिंग के स्टाइल में है, 25 साल, यहां पर 30 साल, यहां पर 35 साल। बात समझा? 25, 30, 35। अब तो कभी नहीं भूलिएगा ना। लोकसभा की उम्र सीमा कितनी होती है? 25। राज्यसभा 30, राष्ट्रपति, ठीक, ये तो मिनिमम है। ये क्या है? मिनिमम है। आप बताइए मैक्सिमम कितना साल तक ये पद पे रहेगा? मैक्सिमम बताइए, कुछ आइडिया लगाइए। चलिए हम ऑप्शन देते हैं, 60 साल, 62 साल, 65 साल, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, अनलिमिटेड। इसका एक्सपायरी एज नहीं होता है। सरकारी नौकरी वाला 60 साल में रिटायर कर जाएगा, या 62 साल अधिकतम, जज वगैरह सब 65 साल में रिटायर करता है, ठीक है। परंतु इन लोगों का कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, जब बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन राज करेंगे। बस समझा ना? ऐसा कानून किसने बनाया है? संसद ने, कि हम लोग कभी बूढ़े नहीं होते हैं, हम लोग कभी बूढ़े नहीं होते, अंतिम सांस तक चुनाव लड़ते रहेंगे, राज करते रहेंगे। बात समझा ना? तो अनलिमिटेड है इसका, नॉट एक्सपायरी एज, मतलब अनलिमिटेड, जीवन भर चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति भी आप जीवन भर बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या है, आप वहां पर 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते। बात समझ में आया? 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते। भारत में क्या है? अनलिमिटेड है ना। वो खत्म हुआ तो अपना फिर वंशज को तैयार करता है। बात समझ में आया ना? हाँ। और ये सारा कानून बनाने वाले हैं कौन? संसद। इसलिए युवाओं को पढ़ना जरूरी है कि आखिर हमारे इस संविधान में लिखा हुआ क्या है, ठीक है। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम पास करना पड़ता है। आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम पास करना पड़ता है, लेकिन आपको संसद बनने के लिए कोई एग्जाम पास नहीं करना पड़ता। मात्र 25 साल आपका पूरा हो चुका हो, भारत के नागरिक हैं, है ना, दिवालिया घोषित नहीं है, पागलपन नहीं है, थोड़ा बहुत संपत्ति है, तो आराम से, सरकारी नौकरी में नहीं है तो आराम से आप चुनाव लड़ सकते हैं। बस सरकारी नौकरी वाले को चुनाव लड़ने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, नहीं तो फिर सब लोग चुनाव लड़के वही लोग आने लगेंगे धीरे धीरे। तो सारे ऑप्शन को यही लोग बंद करता है। कानून बनाने वाले एक्चुअली कौन है? संसद ही है। कानून बनाने वाले ही लोग कौन है? संसद है। ये सब कानून कौन बनाता है? संसद। अब देखिए, इसका चुनाव तो करवा लिए किसके द्वारा? जनता के द्वारा। इसका चुनाव किसके द्वारा करा लिए? एमएलए के द्वारा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट आ रहा है ना, पूरा आएगा, विधेयक में जानकारी मिलेगी। उसके बाद राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति को कौन वोट डालता है? ठीक है। तो राज्यसभा के जितने सदस्य हैं वो सबके सब नहीं डालते हैं, वो सबके सब नहीं डालते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है। 12 सदस्य का क्या करता है? अपने मन से नियुक्ति करता है। ये 12 सदस्य वोट नहीं डालता है। यहां पर है 245। कितना है? 245 है। 245 में 12 अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 233। 233 सदस्य इसके चुनाव में वोट डालता है। उसके बाद यहां पर टोटल सदस्य की संख्या 543। कितना है? 543। ये सब के सब डालते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पहले इसमें 2 सदस्य का नियुक्ति करता था, इंग्लो इंडियन, ठीक है। अब इसको समाप्त कर दिया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। अब टोटल 543, नहीं तो यहां 545 हुआ करता था। बस अपडेट हो चुका है। तो 543 सभी के सभी सदस्य राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। कहने का मतलब हिंदी में, राज्यसभा के चुनाव से मतलब निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, राज्यसभा के सदस्य डालते हैं, उसके बाद लोकसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद राज्य विधानसभा, उसके बाद कौन सा होगा? राज्य विधानसभा। देखिए, राज्य में जिस तरह से केंद्र में दिल्ली में संसद होता है ना, उसी तरह से अपना पटना में भी कानून व्यवस्था है। नीतीश कुमार है कि नहीं है? एक होता है विधान, राज्य में होता है राज्य का विधान मंडल। ये क्या होता है? राज्य का विधान मंडल। इसके भी 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं?
3 अंक। जिस तरह से संसद का कितना अंग था? 3 अंक। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह से राज्य का विधानमंडल का पहला हो जाएगा आपका राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। और दूसरा हो जाएगा विधान परिषद। बात समझा? दूसरा क्या हो जाएगा? विधान परिषद। और अगला हो जाएगा विधानसभा। विधानसभा। बात समझा? ये विधानसभा वाले को आप पहचानते हैं, इसको ज्यादा नहीं पहचानते हैं। वही बात है जो वहां पर संसद और राज्यसभा में था। तो विधानसभा वाले को हम लोग बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इस विधान परिषद वाले को बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बात समझ में आया? अभी जो राजस्व विभाग में मंत्री है, नाम पता है किसी को? दिलीप जायसवाल। बिहार सरकार में राजस्व विभाग का मंत्री है दिलीप जायसवाल। वो विधान परिषद का अपना लोक का सदस्य है। ठीक है। और यहां पर विधानसभा का सदस्य कौन है? विजय खेमका। या पूर्णिया में कौन है? विजय खेमका है ना, एमएलए है ना, जिसको विधायक जी बोलते हैं। बात समझा? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है, यहां से संसद वोट डाला था, यहां पे राज्यसभा वोट डाला था, यहां पे संसद वोट डाला था, मतलब लोकसभा वोट डाला था। और ये विधानसभा के सभी सदस्य भी राष्ट्रपति को वोट डालता है। अब विधान परिषद वाला वोट नहीं डालता। इसका भी रीजन है क्यों नहीं डालता। अब देखिए एग्जामिनर को ऑप्शन सेट करने में कितना आसान है, जरा देखिए आप। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। कौन भाग नहीं लेता है? काहे नहीं लेता है? ये बात का अगर बता दे तो फिर कभी नहीं भूलिएगा, है ना। क्योंकि विधान परिषद जो है यह भारत के केवल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? केवल 6 राज्यों में। पहले 7 राज्यों में था, अब कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। बात समझ में आया? जब भारत के मानचित्र पे जाइएगा, मानचित्र हम बार बार इसलिए पढ़ाते हैं कि भारत आपको याद हो जाए। ठीक है। यहां पर आपको मिलेगा 4 राज्य। इधर आपका महाराष्ट्र, इधर आपका आंध्र प्रदेश, इधर आपका कर्नाटक और इधर आपका तेलंगाना। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य। यहां पर कितना राज्य हो गया? 4। और यूपी और बिहार, ये आपका बिहार और ये आपका यूपी। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6। बस इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है। बस समझ में? बस इन्हीं राज्यों में विधान परिषद है, बाद बाकी किसी में नहीं है। बात समझ में? अगर राजस्थान में है तो नहीं है, गुजरात में है तो नहीं है, पश्चिम बंगाल में है तो नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर में था, 7वां राज्य यही था, लेकिन जम्मू कश्मीर को तो राज्य का ही दर्जा खत्म कर दिया ना, उसके बाद उसका सब कुछ खत्म कर दिया। बात समझा? ठीक है। तो वहां पर नहीं है। तो कितना में बचा? 6 राज्य। अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव, ये 6 राज्य वाला जिसको जम के वोट कर देगा वही राष्ट्रपति बन जाएगा। इसीलिए कहा तुम सब राज्य में हो ही नहीं, तुम 6 को हम हटा ही देते हैं। इससे बढ़िया बात क्या होगा? सभी राज्य में क्यों नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है। विधान मंडल, इनके भी 3 पार्ट होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। सभी राज्यों में क्यों नहीं बनाया गया इसको? अब देखिए कोई भी कानून हमको पास करना है, ठीक है, तो सबसे पहले एमएलए लोग के पास जाएगा। अगर राज्य का कोई कानून है, जैसे बिहार में शराबबंदी करना है, तो शराबबंदी का कानून यहां पर चला गया। कानून कहां गया? सबसे पहले विधानसभा। क्या? शराब बंद करो। ठीक है। ये वाला कानून पास करके इन लोगों ने किसको भेज दिया? इसको भेज दिया विधान परिषद को। विधान परिषद वाले ने सब साइन करके किसको भेज दिया? राज्यपाल को। राज्यपाल अपना साइन कर देगा तो पूरे प्रदेश में वह कानून लागू हो जाएगा। ठीक है। अगर मान के चलिए ये नहीं होता, जैसे कि बहुत सारे राज्यों में नहीं है, तो केवल ये सरकार खाली पास करेगा और चला जाएगा, वहां हो गया कानून लागू। तो अब बताइए ये दोनों अच्छा है रहना या फिर खराब है? दोनों अच्छा है, लेकिन कभी कभी लसका देता, कहता हम कानून बढ़ने ही नहीं देंगे, हमको मन नहीं, अच्छा नहीं है कानून, तो बसने नहीं देता, मतलब जाने नहीं देता। इस कारण से अन्य राज्य उसको जल्दी लाना नहीं चाहता है। झूठ मूठ का, एक तो सरकार का बजट बढ़ेगा, उसको सैलरी देना पड़ेगा अलग से, क्योंकि इनमें से
अगर या तो एमएलए बन जाइए, या तो एमएलसी बन जाइए, या संसद बन जाइए, या राज्यसभा का सदस्य बन जाइए, एक बार जिंदगी में चुनाव जीत गए ना, आपको परमानेंट सैलरी मिलता रहेगा सब दिन। बस एक दिन के लिए भी अगर बन गए, शपथ ले लिए, आपका परमानेंट सैलरी बन रहा है। ठीक है, 2 बार जीते तो 2 बार का सैलरी, 3 बार जीते तो 3 बार का सैलरी ऐड होकर के मिलेगा। बस जॉब 4 को छोड़ के गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस जॉब में उतने तो पैसा मिलेगा, परंतु ये 4 बार जीत गया तो 4 बार पैसा, मर गया तो वाइफ को पैसा, दूटो है तो दोनों को पैसा। समझ में आया बात? ये सब कानून बनाने वाला है कौन? ये सब कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। संसद ने क्या किया जरा समझिए। संसद अपना सैलरी खुद से तय करता है, मतलब कि हम लोकसभा का कितना पैसा होना चाहिए ये अपना सैलरी खुद से तय करता है। जैसे कि पहले इन लोगों को मिलता था 50,000 रुपया पर मंथ। कितना मिलता था? 50,000 रुपए पर मंथ पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को। इन्होंने कहा महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारा सैलरी बढ़ना चाहिए, तो बढ़ा करके एक कानून लाया कि हमारा होना चाहिए 2.5 लाख पर मंथ। ठीक है, यहां से पास करके यहां ई वाला बिल रुकेगा कहियो, तो जल्दी से पास करो। फिर इधर आ गया, इसका भी निकलता है राष्ट्रपति महोदय का 5 लाख रुपया महीना। बात समझा? मतलब चलो पास है, एक के बार में पास हो गया। बात समझे? तो 50,000 रुपया महीना से बढ़ा करके इन लोगों ने कितना कर लिया? 2.5 लाख रुपया महीना। ठीक है, उसके बाद नीतीश कुमार जी इन लोगों का कहता है जब तुम वहां कानून बना सकते हो तो राज्य में कानून हम ना बनाएंगे। चलो एक बिल लाओ, कौन सा? चलो फिर से हम लोग अपना सैलरी बढ़ा लें, क्योंकि संसद लोग ने बढ़ा लिया। वो कितना किया है? 2.5 लाख। एक 2.6 लाख करो। बस समझ में आया? उनसे ज्यादा रहेंगे। कितना कर लिया है? यहां से बिल यहां पास हुआ, फिर यहां से यहां पास हुआ, मतलब कि वर्तमान में संसद से ज्यादा सैलरी ये उठाता है। समझ में आया बात? और ये कानून बनाने का अधिकार है किसको? राज्य में है, राज्य के विधानमंडल को, और केंद्र में है संसद को। जो मन है वो कानून बना सकता है, क्योंकि हमने उसको शक्ति दे रखा है। संविधान ही है हमारा ऐसा। बात समझ में? और इन लोगों ने क्या कह दिया है, ये सब जो तुम करते हो ना, ये सब जो तुम कर रहे हो, ये जो कानून बनाओगे, संविधान के मूल बातों को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। संविधान के मूल बातों को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि सैलरी है तो हम कभी फ्री में खटेंगे नहीं। बात समझ? ये मूल बात में जोड़ देगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिससे संविधान को या फिर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचता है, यहां के नागरिकों को क्षति पहुंचता है, तो संविधान के मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मान के चलिए कि आपका ये घर है, घर का उदाहरण देते हैं। ये आपका घर है, ठीक है, इसमें आपका कुल मिलाकर के 1 2 3 4 पिलर है। ठीक है, इसको आप बना देते हैं ऐसा, एक पिलर ये, एक पिलर ये, एक पिलर और ये, एक पिलर ये, यहां भी पिलर लगा देते हैं। कितने पिलर हो गए? संविधान के मुख्य कितने पिलर हो गए? 6 पिलर। ठीक है, अब इधर से दरवाजा निकाल सकते हैं, इधर भी 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 निकाल सकते हैं। तो संविधान बनाने वालों ने कह दिया मूल चीज को छोड़कर, मूल चीज इसमें क्या? ये वाला खंभा, मूल चीजों को छोड़कर आप परिवर्तन कर सकते हैं। मन किया कल दरवाजा बंद करके इधर से और ज्यादा चौड़ा कर दिया। समझ में आया बात? इधर से बंद करके एक डे रखेंगे। क्या समझे? मतलब कि मूल चीज मतलब इसके मूल चीज मतलब स्तंभ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बाद बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं संविधान में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल चीज क्या है पहले बताने दीजिए हमको। मतलब सरकार पूछती है सुप्रीम कोर्ट से मूल कै ठो है हमको बता दीजिए, 6 है कि 7 है कि 8 है कि 10 है, वो चीज हमको बता दीजिए, उसको छोड़ के हम संशोधन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा होशियार है, वो कहता है नहीं, हम समय समय पे बताते रहेंगे मूल कौन चीज है, तुम जब संशोधन कर दोगे तब जाके नहीं ये तो मूल था, इसमें नहीं करना था, इसको रद्द करो। समझ में आया बात? मतलब कि ये वाला क्या था, अरे तुम इसी खुट्टा को हिला दिया, ये नहीं हिलना चाहिए था, तुम दूसरा संशोधन करो। मतलब कि जो सरकार ने कानून बना करके रखा है वह चाहे सुप्रीम कोर्ट एक बार में समाप्त कर सकती है, बिल्कुल एक आदेश पर। सरकार कितने भी कानून बना ले उसके ऊपर भी हेड बॉस बैठा हुआ है। तो तीनों से मिल करके सरकार चलती है
है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। सरकार के मेनली 3 अंग होते हैं, तीनों से मिलकर के क्या बनती है, सरकार चलती है। तो उन तीनों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, आखिर सरकार कैसे वर्क करती है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। जब भी कभी मोदी जी ऐसे इंटरव्यू में आते हैं तो मोदी जी भी यही बात बोलते हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है। तो सरकार वो अकेला भी इसका मतलब नहीं है, हमारी सरकार काम कर रही है, इसका मतलब सरकार वो अकेला नहीं है। सरकार संयुक्त रूप को सरकार कहा जाता है, एक अकेले कलम में पावर नहीं हो सकता। लेकिन हां, राष्ट्रपति को बहुत सारी ऐसे चीजों की शक्तियां दी गई है जो कोई भी काम को कर सकता है। राष्ट्रपति को बहुत सारा ऐसा पावर दिया गया है। जब आपको पढ़ाएंगे हम अनुच्छेद 123 आर्टिकल 1 to 3, इसके तहत बहुत सारे ऐसे कानून राष्ट्रपति को दिया गया है, पावर ऐसे राष्ट्रपति को दिया गया है जो देश में तुरंत में लागू कर सकता है। जैसे कोई भी कानून अगर पास करना हो, जैसे जीएसटी बिल लाया, क्या लाया, जीएसटी बिल लाया, तो जीएसटी यहां से पास करके यहां भेजा, ठीक है, फिर आ गया यहां पर जीएसटी, यहां से पास हो गया, फिर कहां गया, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने अपना साइन कर दिया, तो फिर जाकर के पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ कानून। पास हुआ। नागरिकता संशोधन बिल लाया, यहां पर लाया, यहां पे लाया, फिर यहां लाया, तब जाकर के पास हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा कानून है जो लाना जरूरी है और ये लोग सत्र में नहीं है, बैठा हुआ नहीं है, ये मीटिंग में नहीं आ सकता, लेकिन देश में कानून लाना बहुत जरूरी हो गया। उस समय में राष्ट्रपति 1 to 3 अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश का मतलब होता है एक ऐसा आदेश जो तुरंत पूरे देश में लागू हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 to 3 के तहत हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, 1 to 3 लागू, 1 to 3 लागू। ये वहां पर लिखा होगा अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 127 भाग 5 वाला में, ठीक है। तो यहां पर ऐसी शक्ति दी गई है जो पूरे देश में यह कानून तुरंत में लागू कर सकता है। बात समझ में आया? तो इसको हटाया भी जा सकता है, लाया भी जा सकता है, कितने दिन तक वह प्रभावी रहता है, यह सारा डिटेल्स हम लोग धीरे धीरे पढ़ने का, जानने का प्रयास करेंगे। बात समझे? और आप लोग के मन में कुछ डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हैं। संविधान समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत भी समझ में आया ना? तो ये संविधान का लेक्चर है। तो 2 क्लास का 2 डेमो हम आपको दे चुके हैं। बात समझ में आया? तो आप लोग धीरे धीरे अपना रेगुलरिटी मेंटेन करते रहिए और 1-2 दिन डेमो चलने के बाद फिर क्लास हम प्रॉपर ढंग से प्रारंभ कर देंगे, है ना। हर सब्जेक्ट का भी हम क्या दे रहे हैं, बस डेमो दे रहे हैं कि हमारे, अब देखिए संसद को पढ़ने के लिए क्या फिगर की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि खाली कॉपी में से लिखा देंगे, समझा करके पढ़ाएंगे। इस तरह से एरो लगा करके आप भी अपने कॉपी में उतारेंगे, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा दिन तक वो याद रहेगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। पूरा हाई लेवल में चलेगा आपका, लगभग यूपीएससी बीपीएससी लेवल में आपका सिलेबस खत्म करवा देंगे, ताकि जितना भी छोटे छोटे एग्जाम आप दे आसानी से उसको क्रैक कर पाए। बस समझा? एक कहावत है, आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका। जब बड़े लेवल का तैयारी कर रहे होंगे तो छोटा लेवल में तो आसानी से हो जाएगा ना। अब सोचिए रहे हैं किसी तरह से हमको हो जाए ग्रुप डी में, किसी तरह से हो जाए चपरासी में, समझ में आ रहा है? मतलब उसी सोच के साथ मैदान में उतरे हैं तो कहां तक सफल हो पाइएगा। जब सोच बड़ा रखिएगा, नहीं बीपीएससी यूपीएससी भी क्रैक करना है आने वाले दिनों में, तो उस अनुसार से अपना एफर्ट भी लगाइएगा, उस तरह से मेहनत भी करिएगा, तो मेहनत रंग लाएगा, है ना। आधा पढ़ी पढ़ाई छोड़ दीजिएगा ना तो बिहार पुलिस वाला एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगा, दरोगा वाला एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगा। बस समझ में? तो सारे चीज का सिलेबस पर भी चर्चा होगा और ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं केवल जीएस को पढ़ा दिया जाएगा। आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी सिलेबस में हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। बिहार पुलिस वाले को हिंदी भी रहता है, मैथ भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है ना, जीएस और जीके वाला पार्ट भी रहता है, जनरल साइंस भी रहता है। इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। और जैसे कि एसएससी जीडी वाला है, तो जीडी वाला कोई मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी को पढ़ना होता है। दरोगा वाला है, उसको सबसे ज्यादा जीके को ही पढ़ना पड़ता है ना। यूपीएससी वाला है, बीपीएससी वाला है, उसको सबसे ज्यादा जीके को ही पढ़ना पड़ता है। जीके लगता है 2 वर्ड है,
लेकिन बहुत बड़ा है। बात है ना, समंदर है। क्या है? समंदर। बहुत सारा चीज है इनमें, और बहुत सारे चीजों को अगर फास्टली पढ़ाना होगा तो पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ाएंगे आप लोग। बात समझे ना? सारा कुछ आपको पीडीएफ से भी पढ़ाया जाएगा, मानचित्रों से भी पढ़ाया जाएगा। जैसे ये वाला चीज है, वो तो केवल अभी डेमो चल रहा है, बस सभी चीजों को दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में यहां पर पढ़ाई कैसे होने वाली है। पहचानते हैं ये क्या है? पैसिफिक प्लेट, इसको कहते हैं हिंदी में प्रशांत महासागर का प्लेट। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसके चारों साइड आप देख पा रहे होंगे कि क्रैक 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 लगा हुआ है। कहीं कहीं पर लगता है ब्लास्ट हुआ है, ये वाला बम नहीं, तो वहां पर ज्वालामुखी फटता है। क्या फटता है? ज्वालामुखी फटता है। विश्व के मानचित्र कल हम आपको दिखाए थे। ये वाला है आपका यूरेशियन प्लेट, मतलब ये वाला एशिया। ये क्या है? एशिया वाला पार्ट है। ये वाला नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तर अमेरिका वाला पार्ट है। ये वाला आपका साउथ अमेरिकन प्लेट यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और ये है आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया। बात समझ आए क्या? तो आप देख पा रहे हैं ये जो प्रशांत महासागर है इतना दूर, ये वाला, ठीक है, इसके चारों तरफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। और ये जो क्रैक क्रैक एरिया है ना, इस सब जगह भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप। और ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, इस सब जगह फटता है क्या? ज्वालामुखी। क्या फटता है? ज्वालामुखी। मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में भूकंप कहां आता है? प्रशांत महासागर में। कहां आता है? प्रशांत महासागर। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी दुनिया में कहां फटता है? प्रशांत महासागर से। चारों तरफ जो फटता है ना, इसी कारण से इसका नाम रख दिया गया है रिंग ऑफ फायर। क्या नाम रख दिया गया है? रिंग ऑफ फायर। बहुत बार ये सवाल हजारों बार पूछा गया है, रिंग ऑफ फायर कहां है? प्रशांत महासागर में। कहां है? तो इमेज के माध्यम से भी पढ़ेंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। बात समझना? इमेज के माध्यम से पढ़ेंगे, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे। ये तो इमेज था, पीडीएफ भी दिखा देते हैं।